नमस्कार साथियों, मैं मनीष मेवाल आप सभी का आपके अपने चैनल में तहे दिल से स्वागत और अभिनंदन करता हूं। आज हम लोग पढ़ रहे हैं कक्षा 11 की राजनीति विज्ञान का एक नया अध्याय शुरू करने जा रहे हैं और नया अध्याय है हमारा अध्याय 5 विधायिका। विधायिका का मतलब होता है लेजिस्लेचर और आज हम इसका लेक्चर नंबर 1 पढ़ रहे हैं। आइए सबसे पहले तो जानते हैं कि इस चैप्टर में हमें क्या क्या पढ़ने को मिलेगा, क्या क्या जानने को मिलेगा। तो हम सबसे पहले तो ये जानेंगे, जो कि हम आज ही कवर कर लेंगे आज के लेक्चर में, कि संसद एक्चुअल में होती क्या है। अभी तक आप सुनते हुए आए लोकसभा, राज्यसभा, राष्ट्रपति, तो काफी बेसिक्स तो मैंने आप लोगों के इन 4 चैप्टर में ही क्लियर कर दिए। पर अब यहाँ पर हमें संसद की पूरी जानकारी मिलेगी कि लोकसभा क्या होती है, कौन से अनुच्छेद के तहत उसको बनाया गया है, कितनी उसमें सीटें होनी चाहिए, कितनी नहीं, कितना क्या, पूरा जानकारी आपको इस चैप्टर में मिलने वाली है। तो ये चैप्टर बहुत ही इंपॉर्टेंट होने वाला है। अभी तक हम लोग ये जान चुके हैं कि संविधान क्या होता है। संविधान के बारे में हम लोगों ने सबसे पहले चैप्टर में जाना। उसके बाद हम लोगों ने मौलिक अधिकारों की बात करी, फंडामेंटल राइट्स की बात करी। फिर हम लोग आए चुनाव और प्रतिनिधित्व पर, तो हमने इलेक्शन सिस्टम जाना और उस इलेक्शन सिस्टम में हम लोगों ने लोकसभा और राज्यों की विधानसभाओं के लिए जो इलेक्शंस हो रहे हैं उन इलेक्शंस की चर्चा करी। फिर हम लोगों ने लास्ट जो भी चैप्टर पढ़ा वो पढ़ा था कार्यपालिका, जिसमें हमने राष्ट्रपति जी के बारे में, प्रधानमंत्री जी के बारे में और मंत्रिपरिषद के बारे में पूरी जानकारी ले ली। तो अब ये जो प्रधानमंत्री, मंत्रिपरिषद या राज्य के मुख्यमंत्री या जो वहां का मंत्रिमंडल बन रहा है वो कहां से बनकर के आ रहा है, वो विधायिका में से बनकर के आ रहा है। और ये विधायिका में से जो बनकर के आ रहा है, किस प्रकार से उनको बनाया जा रहा है और इस संसद या इस विधायिका का गठन किस प्रकार से हो रहा है, वो हमें पूरा का पूरा इस चैप्टर में पढ़ना है। तो सबसे पहले तो आज हम लोग जानेंगे कि एक्चुअल में संसद होती क्या है और फिर हम समझेंगे कि हमें संसद की क्यों चाहिए, संसद की आवश्यकता क्या है, क्या जरूरत है, क्यों कोई संसद के बिना कोई देश नहीं चल सकता। अभी तो आई है संसद, तो पहले तो राजा महाराजाओं के समय चल ही रहा था, तो क्या संसद के बिना देश नहीं चल सकता, संसद की क्या आवश्यकता है ये भी जानेंगे। और यहाँ पे हम संसद में इसी चैप्टर में बाइकैमरलिज्म के बारे में जानेंगे या द्विसदनात्मक के बारे में जानेंगे, जहां पर 2 सदन होते हैं वो क्यों होते हैं, उनकी क्या आवश्यकता है, उस पर भी चर्चा करेंगे। फिर बात करेंगे राज्यसभा के बारे में, लोकसभा के बारे में। तो राज्यसभा और लोकसभा में इनके पास क्या क्या शक्तियां हैं, इनका एक एक का गठन किस प्रकार से हुआ, कौन कौन से अनुच्छेद के तहत हुआ, पूरा अनुच्छेद के अनुसार अपन लोग चलते जाएंगे। इनमें कौन सभापति होता है, कौन उपसभापति होता है, इसमें कौन सभापति बनेगा, कौन उपसभापति बनेगा, आज के मौजूदा वर्तमान दौर में कौन है, क्या है, पहले कौन थे, इन छोटे छोटे बातों पर भी हम लोग चर्चा करेंगे। राज्यसभा के पास कुछ विशेषाधिकार हैं, उन विशेषाधिकारों पर चर्चा करेंगे। लोकसभा के पास क्या विशेष शक्तियां हैं, उन लोकसभा की विशेष शक्तियों पर भी हम लोग बात करेंगे। फिर इसके बाद संसद काम क्या करती है, क्या कार्य करती है संसद, अगर संसद कुछ करती है तभी तो हमने उसको बनाया है। भाई सबसे पहले हम यहाँ पे जब जान लेंगे संसद क्यों चाहिए, तो काफी कुछ तो आपको यहाँ तक पता चल जाएगा। और संसद का मुख्य कार्य कानून बनाना है, पर कानून बनाने के अलावा भी वो बहुत से कार्य करती है, तो वो कार्य कौन से, उन पर चर्चा करेंगे। संसद कानून कैसे बनाती है, ये बहुत ही इंपॉर्टेंट है। संसद कानून कैसे बनाती है और किस प्रकार से उस कानून की जो शुरुआत है वो कार्यपालिका या सरकार करती है, वो भी जानेंगे। फिर फाइनली पढ़ेंगे संसद स्वयं को कैसे नियंत्रित करती है। हम लोग लास्ट चैप्टर में ये तो पढ़ करके आ गए कि जो विधायिका है, जो संसद है, वो कार्यपालिका को नियंत्रित कर रही है, पर ये संसद स्वयं को किस प्रकार से नियंत्रित करती है, किस प्रकार से कंट्रोल करती है, ये हम लोग इस चैप्टर में जानेंगे। और फिर ये सब कुछ पढ़ने के बाद और जितना बताया है उसके अलावा बीच बीच में बहुत कुछ पढ़ेंगे, तो उसके साथ ही आपका पूरा चैप्टर और ये विधायिका एग्जैक्टली आपके दिमाग में फिट हो जाएगा। मैं ऐसी उम्मीद करता हूं और कोशिश करूंगा। ठीक है, चलिए तो जानते हैं आज लेक्चर में क्या पढ़ेंगे। आज हम लोग पढ़ेंगे परिचय, इंट्रोडक्शन और हमें संसद क्यों चाहिए, ये आज हमारे 2 टॉपिक है। चलिए बढ़ते हैं परिचय की तरफ। सबसे पहले अगर मैं बात करूं कि हम लोग आज पढ़ रहे हैं विधायिका, क्या पढ़ रहे हैं, विधायिका। जब विधायिका की बात आती है तो विधायिका का मतलब उस देश के एक विधेयक बनाने वाली या कानून बनाने वाली जो संस्था है उसको कहा जाता है। देखिए अब यहां पर वी शब्द आ रहा है, वी से मैं लिख सकता हूं विधेयक, ठीक है, और लास्ट में का शब्द आ रहा है, इससे मैं लिख सकता हूं कानून। ठीक है, वी मतलब विधेयक और का मतलब कानून। देखिए विधेयक क्या है, विधेयक जैसा कि मैंने आप लोगों को बताया कि पहले सरकार, जो मंत्रिमंडल होता है, वो सोचता है कि देश में इस प्रकार का कानून, इस प्रकार की विधि बननी चाहिए, तो वो जो एक ड्राफ्ट, एक प्रस्ताव तैयार करता है, फिर उसको लोकसभा राज्यसभा में लेकर के जाता है, उसको कहते हैं विधेयक। तो मतलब जो शुरुआत हो रही है कानून बनने की, वो वहां से लेकर के कानून बनने तक विधि
ठीक है। कानून को हम लोग क्या कहते हैं, विधि भी कहते हैं। तो विधेयक से विधि बनने तक, विधेयक से कानून बनने तक ये जो पूरा प्रोसीजर होता है वो प्रोसीजर कौन करता है, विधायिका करती है। तो आप ये ध्यान रखिएगा कि विधायिका क्या है, कानून बनाने वाली संस्था है। किसी भी देश में जो कानून बनाती है वो विधायिका बनाती है। अब इस विधायिका में आता कौन है, इस विधायिका में हम बात करते हैं भारत की। तो भारत में जो आती है वो है संसद। संसद को इंग्लिश में पार्लियामेंट कहा जाता है। अब अगर आपको कुछ भी नहीं पता, अगर आपको कुछ भी नहीं आता कि संसद है क्या क्या नहीं है, तो आप एक बात सिर्फ और सिर्फ इतनी सी ध्यान रख लीजिएगा कि संसद की मैं एक छोटी सी मेरी खुद की परिभाषा देता हूं जो मैं समझता था बचपन में, वही अब आप समझ लीजिए। संसद क्या है, वैसे आप बच्चे हैं नहीं, ठीक है, बहुत बड़े हो चुके हैं। संसद वह स्थान है जहां पर निर्वाचित नेता, संसद वह स्थान है जहां पर निर्वाचित नेता जाकर के बैठते हैं और देश के लिए कानून का निर्माण करते हैं। संसद वह स्थान है जहां पर देश के निर्वाचित नेता जाकर के बैठते हैं और देश के लिए कानून का निर्माण करते हैं। निर्वाचित नेता बोला है मैंने, जिनको चुना गया है, जो चुन करके जीत करके गए हैं वही बैठेंगे। चाहे देश का प्रधानमंत्री ही क्यों ना हो, अगर वो हार गया, अगर वो जीता हुआ नहीं है तो संसद में जाकर के नहीं बैठेगा। देश की कितनी ही बड़ी हस्ती क्यों ना हो, अगर वो चुनाव नहीं जीता हो, चाहे वो लोकसभा के हो चाहे वो राज्यसभा के हो, तो वो संसद में जाकर के नहीं बैठ सकता। और राष्ट्रपति साहब भी संसद का अंग है, तो राष्ट्रपति जी भी चुनाव जीत करके जाते हैं। तो संसद वह स्थान होती है जहां पर क्या है कि निर्वाचित नेता जीत करके जाते हैं और देश के लिए कानून निर्माण का कार्य करते हैं। अब संसद के 3 अंग होते हैं। पहला है लोकसभा, अब देखिए लोकसभा, दूसरा है राज्यसभा और तीसरा है हमारा राष्ट्रपति साहब, या जिन्हें हम क्या कहते हैं, प्रेसिडेंट। अब मैं आपको एक इंटरेस्टिंग बात ये बताता हूं कि जब भारत के संविधान में 1950 को लागू हुआ तब लोकसभा राज्यसभा शब्द ही नहीं थे, लोकसभा राज्यसभा शब्द ही नहीं थे। लोकसभा के लिए था लोगों का सदन, लोगों का सदन, या इसे जो इंग्लिश में कहा जाता था, कहा जाता था हाउस ऑफ पीपुल। तो हाउस ऑफ पीपुल कहा जाता था, तो इसलिए उसको हिंदी अनुवाद करा गया लोगों का सदन। ओके, और राज्यसभा को इंग्लिश में कहा जाता है काउंसिल ऑफ स्टेट्स, काउंसिल ऑफ स्टेट्स, राज्यों का परिषद, राज्यों का परिषद। ओके, राज्यों का परिषद, काउंसिल ऑफ स्टेट्स। अब ये लोकसभा और राज्यसभा जो शब्द लिए गए, लोकसभा और राज्यसभा जो शब्द है वो 1954 में अपनाए गए और 1954 से लेकर के आज हम 2022 में खड़े हैं और 2022 में भी खड़े होंगे तब भी हम लोकसभा राज्यसभा बोल रहे होंगे। मतलब इतना मैं तो नहीं खड़ा रहूंगा, 100 साल अभी तो इतना हो गया और फिर 100 का हो जीना बहुत मुश्किल काम है। तो 1954 में लोगों का सदन उसको लोकसभा कहा गया, राज्यों का परिषद उसको राज्यसभा कहा गया और राष्ट्रपति साहब राष्ट्रपति हैं, महामहिम प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया। ओके, अब जो लोकसभा है उसको निचला सदन कहा जाता है या इसको लोअर हाउस कहा जाता है, उसको निचला सदन कहा जाता है, लोअर हाउस कहा जाता है। और जो राज्यसभा है उसको अपर हाउस कहा जाता है या उच्च सदन कहा जाता है। क्या कहा जाता है, उच्च सदन या अपर हाउस इंग्लिश में कहा जाता है। इसको निचला सदन और लोअर हाउस कहा जाता है। अब आप सोचोगे कि सर जनता तो डायरेक्ट जो अपने नेताओं को भेज रही है वो लोकसभा में भेज रही है, तो वो सदन निचला कैसे हुआ, वो तो ज्यादा पावरफुल है। देखिए यहाँ पे बात पावरफुल के हिसाब से नहीं है कि कौन सा पावरफुल है। लोकसभा राज्यसभा के पास अपनी शक्तियां, हाँ ये बात सत्य है कि लोकसभा के पास कुछ अपनी विशेष शक्तियां जो कि राज्यसभा के पास नहीं है और कुछ राज्यसभा के पास ऐसी विशेष शक्तियां जो कि लोकसभा के पास नहीं है, वो अपन इस चैप्टर में देखेंगे। परंतु देखिए लोकसभा को निचला सदन और राज्यसभा को उच्च सदन क्यों कहा जाता है, क्योंकि राज्यसभा में क्या है ना, राज्यसभा हम ये मान करके चलते हैं ये सीनियर लोगों का हाउस है, सीनियर लोगों का हाउस है। सीनियर लोगों का हाउस इसलिए है, देखिए पहली बात तो यहाँ पे एक तो जो 12 मेंबर जो राष्ट्रपति साहब मनोनीत करते हैं वो एक्सपर्ट्स होते हैं। अब वो एक्सपर्ट्स हैं तो इन द सेंस क्या हुआ कि हाँ भैया बिल्कुल जो आप कहते हैं ना जो टैलेंटेड लोग हैं वो वहां बैठे हुए, एक्सपर्ट जो है वो वहां बैठे हुए। बाकी जिन 233 को चुना गया है, अब इन 233 को जनता तो डायरेक्ट चुन नहीं रही, कौन चुन रही है, राज्य की जो विधानसभाएं, राज्य की जो विधानसभा है वो चुन रही है। अब राज्य की विधानसभा में जो बैठे हैं वो विधायक हैं और विधायक जो वोट करेंगे इसमें वो पार्टी के अनुसार करेंगे। किसके अनुसार करेंगे, पार्टी ने बोला है कि हाँ पार्टी का कैंडिडेट है इसको जिताना है,
पार्टी के अनुसार करेंगे। अब एक बात बताइए कि पार्टी उन्हीं व्यक्तियों को भेजती है जिनके काफी सीनियर हो चुके हों कि हाँ नहीं अब तो उनको राज्यसभा में भेजना चाहिए। तो राज्यसभा हम कहीं ना कहीं हाउस ऑफ सीनियर्स भी मानते हैं, जिनमें थोड़ा सा एक्सपीरियंस राजनीति का ज्यादा हो, संविधान का ज्ञान ज्यादा हो, थोड़ा सा एज उन्होंने पाली हो, एक्सपीरियंस उन्होंने जीवन में पाया हो। तो वो क्या है, अपर हाउस कहलाता है, उच्च सदन राज्यसभा कहलाता है, और निचला सदन लोअर हाउस लोकसभा कहलाता है। लोकसभा में जिन भी सदस्यों को चुना जाता है वो 5 साल के लिए चुना जाता है। कितने साल के लिए चुना जाता है बच्चों? 5 साल के लिए। 5 ईयर्स के लिए लोकसभा में प्रत्येक सदस्य को चुना जाता है, और राज्यसभा में हर सदस्य को कितने साल के लिए चुना जाता है? 6 साल के लिए चुना जाता है। प्रत्येक सदस्य को 6 साल के लिए चुना जाता है। अब यहां पर एक थोड़ी सी अच्छी बात यह है लोकसभा में कि जो आप 545 जो लोग हैं वो सब एक साथ आएंगे और एक साथ चले जाएंगे। मतलब सब एक साथ जीत करके आए हैं और एक साथ सबके सभी क्या हो जाएंगे? हट जाएंगे। सब एक साथ जीत करके आए और सब एक साथ हट जाएंगे। परंतु राज्यसभा में ऐसा सीन नहीं है। राज्यसभा में हर 2 साल में 1/3 जो मेंबर्स हैं वो क्या हो जाएंगे? रिटायर हो जाएंगे। 1/3 जो मेंबर्स हैं, जो 1/3 जो सदस्य हैं वो क्या हो जाएंगे बच्चों? रिटायर हो जाएंगे। ठीक है, मतलब वो फ्री हो जाएंगे। अब 1/3 मेंबर्स रिटायर हो जाएंगे किस प्रकार से? देखिए, जब 1952 में सबसे पहले जब राज्यसभा बिठाई गई तो 1952 में कुछ सदस्यों को चुना गया। ठीक है, अब इन 1952 का क्या हुआ? 1958 में कार्यकाल खत्म हो जाएगा। फिर 2 साल बाद और चुने गए 1954। ठीक है ना, या आप इसमें 2-2 सालों के लिए रखा गया। फिर शुरुआत में फिर अब इनका 1960, फिर इनका 1956, 1962 तक। ये मैं अभी आपको जब राज्यसभा और पढ़ाऊंगा ना डिटेल में, तब और समझाऊंगा कि किस प्रकार से 1952 में इलेक्ट करे गए और किस प्रकार से इनका आगे तक का जो कार्यकाल है वो चलता है। तो हर 2 साल में 1/3 जो सदस्य हैं वो क्या होते जाएंगे? रिटायर होते जाएंगे, वो राज्यसभा से फ्री होते जाएंगे। ठीक है, चाहे वो 12 सदस्य चुने हो वो हो, चाहे 233 सदस्य चुने हो वो हो, परंतु लोकसभा में एक साथ आए और एक साथ ही जाएंगे। ठीक है ना। तो ये जो संसद का जो बेसिक स्ट्रक्चर है वो मैंने आपको बताया। विधायिका में हमारी संसद आती है, संसद में लोकसभा, राज्यसभा, राष्ट्रपति आते हैं। ये नाम का आपको एक स्पेशल बात मैं बता के जा रहा हूं, लोगों का सदन और राज्यों का परिषद। ठीक है, 1954 में आकर के हमने लोकसभा, राज्यसभा ये शब्द अपनाए। अब थोड़ा सा नजर डाल लेते हैं भारत के संविधान पर। ठीक है, वैसे सब कुछ संविधान के अंदर ही है, ये सब कुछ बातें जितनी भी संविधान के अंदर ही लिखी हुई। भारत के संविधान का भाग 5, भारत के संविधान का भाग 5, भारत के संविधान का भाग 5 जो है वो बात करता है संघ की। ठीक है, जब वो संघ की बात करता है तो उसमें जो अनुच्छेद आर्टिकल 79 से लेकर करके 122 तक जो आर्टिकल्स है उसमें बात करी गई है संसद की। आर्टिकल 79 से लेकर के आर्टिकल 122 तक जो बात करी गई है संसद की करी गई है कि संसद का गठन किस प्रकार से होगा, संसद का गठन किस प्रकार से होगा, कौन कौन से सदन होंगे। सदन का मतलब है हाउस, तो 2 हाउस है, लोकसभा और राज्यसभा। तो सदन कितने होंगे, उनका गठन किस प्रकार से होगा। ठीक है, उनका विघटन मतलब उनको डिसॉल्व किस प्रकार से करा जाएगा। ठीक है, उनके कार्य क्या होंगे, उनके पदाधिकारी कौन होंगे, मतलब जितनी भी जानकारी है वो आपको इन आर्टिकल्स में देखने को मिलती है। 79 से 122 तक आपको सारे आर्टिकल्स देखने को मिलेंगे। अब सबसे पहले जो आर्टिकल दिया गया है वो है आर्टिकल 79। इसमें आर्टिकल 79 में यह कहा गया कि संसद का गठन होगा। संसद का गठन का मतलब भारत के लिए एक संसद का गठन होगा। संसद का गठन, कॉम्पोजिशन ऑफ पार्लियामेंट या, ठीक है, कॉम्पोजिशन ऑफ पार्लियामेंट या संसद का गठन इसमें करा गया आर्टिकल 79 में। आर्टिकल 80 में यह बात बोली गई है कि राज्यसभा का राज्यसभा का गठन या संगठन, ठीक है, ऑर्गेनाइजेशन ऑफ राज्यसभा, ऑर्गेनाइज मतलब राज्यसभा बनाई जाएगी। आर्टिकल 80 में बोला गया। आर्टिकल 81 में जो बात करी गई है वो सेम बात करी गई है लोकसभा के लिए, सेम बात करी गई है लोकसभा के लिए। आर्टिकल 82 में क्या है ये आप मुझे बताइएगा, मैंने पहले के लेक्चर्स में चर्चा करी हुई है। आर्टिकल 82 में क्या है फिर मैं बताऊंगा लास्ट में, एंडिंग में जाते जाते। आर्टिकल 83 में क्या है, आर्टिकल 83 में दोनों की जो समय अवधि है वो बता रखी है। और ऐसे करके धीरे धीरे आर्टिकल्स आगे आते जाएंगे, हम उन आर्टिकल्स पे चर्चा करते हुए जाएंगे। तो ये मुख्य आर्टिकल्स आप देख लीजिए आज के लेक्चर को लेकर के। आर्टिकल 79 में संसद का गठन हुआ है, 80 में राज्यसभा का गठन,
हुआ है। ठीक है, ये गठन जो शब्द है कॉम्पोजिशन ऑफ पार्लियामेंट, और फिर उसके बाद यूज करा गया ऑर्गेनाइजेशन ऑफ राज्यसभा और ऑर्गेनाइजेशन ऑफ लोकसभा। तो 80 में इसका और 81 में इसका। 82 में क्या आएगा, क्या आएगा? सोचिए सोचिए, दिमाग पर थोड़ा सा जोर दीजिए। सिर्फ ऐसा थोड़ी है कि हाँ सर पढ़ा देंगे, हम पढ़ लेंगे और निकल जाएंगे, ऐसा नहीं भैया, ऐसा नहीं। हमारी तैयारी यूपीएससी क्रैक करने की है। किसी भी हाल में, किसी भी कीमत पे अपन को यूपीएससी क्रैक करना है। इतना ज्ञान हमें अर्जित कर लेना है कि हम यूपीएससी के उस मंच, उस प्लेटफॉर्म तक पहुंच पाए। तो आपको एक एक आर्टिकल्स, अगर एक एक चीजें मैं बता रहा हूं तो उनको आप समझिए, उनको अपने अंदर उतार लीजिए, और कभी भी कोई भी लेक्चर आए, कोई भी पूछे, आपके वो दिमाग पे, आपके टिप्स में वो चीजें होनी चाहिए। आर्टिकल 82 अगर पता हो तो आप कमेंट बॉक्स में मुझे जरूर बताइएगा कि सर आर्टिकल 82 ये था, और अगर नहीं पता हो तो आज मैं बता रहा हूं, पर अगली बार से मैं ऐसे क्वेश्चंस छोड़ करके चला जाऊंगा, आपको कमेंट बॉक्स में ही बताने होंगे। आर्टिकल 82 में क्या कहा गया कि हर सेंसस के बाद, हर जनगणना के बाद क्या होगा? परिसीमन होगा। हर जनगणना के बाद क्या होगा? परिसीमन होगा, और उस हिसाब से निर्वाचन क्षेत्रों में अगर सीटें बढ़ाई जानी चाहिए तो बढ़ा देंगे, और नहीं तो नहीं। तो सेंसस की जो बात करी गई है वो आर्टिकल 82 में करी गई है। तो ये मुख्य मुख्य बातें, संसद क्या होती है इसको लेकर के, इन चीजों को लेकर के आज हम लोगों ने चर्चा करी है। अब आ जाइए हम आगे बढ़ते हैं, मूव करते हैं। अगर अब बात करूं विधायिका, विधायिकाएं जनता द्वारा निर्वाचित होती हैं और जनता के प्रतिनिधि के रूप में कार्य करती हैं। देखिए, अब विधायिकाएं जो होती हैं वो जनता द्वारा निर्वाचित होती हैं। जनता द्वारा निर्वाचित होना, अब जनता द्वारा चाहे वो प्रत्यक्ष रूप से हो चाहे अप्रत्यक्ष रूप से हो, जनता दो प्रकार से चुनाव करती है। एक करती है प्रत्यक्ष रूप से। प्रत्यक्ष रूप का जैसा कि मैंने, ये सीन है लव मैरिज वाला। कैसा वाला सीन है बच्चों? लव मैरिज वाला सीन है। ठीक है, प्रेम विवाह वाला सीन है। और अप्रत्यक्ष का मतलब होता है, अप्रत्यक्ष का सीन है अरेंज मैरिज वाला। अब जो बच्चे अगर पहली बार वीडियो देख रहे हो तो उनको ये पता नहीं होगा कि लव मैरिज अरेंज मैरिज वाला क्या सीन होता है। लव मैरिज अरेंज मैरिज वाला सीन इस प्रकार से बेटा कि प्रत्यक्ष में जनता और जिनको चुना जा रहा है, जिनको निर्वाचित है, जो नेता खड़े हुए हैं, उनके बीच में कोई भी नहीं है। ये दोनों ही मिलते हैं, दोनों ही एक दूसरे को, ये इसको वोट डालता है, वो जीत जाता है। ठीक है, तो बीच में कोई नहीं है। ठीक है, और अप्रत्यक्ष में क्या होता है कि जनता ने इस एक्स पर्सन को चुना और ये एक्स पर्सन अब वाई को चुनेगा, जैसा कि राष्ट्रपति जी के चुनाव में हुआ। अब जनता ने लोकसभा के सदस्यों को चुना, ठीक है ना, तो उन्होंने राष्ट्रपति चुनाव में वोट डाला। जनता ने विधायकों को चुना, उन्होंने राष्ट्रपति जी के चुनाव में वोट डाला। और इन्हीं ने क्या चुना था? राज्यसभा के मेंबर चुने थे, राज्यसभा के सदस्य चुने थे। तो जनता ने इनको चुना, इन्होंने राज्यसभा के सदस्य चुने, और राज्यसभा के सदस्यों ने भी फिर राष्ट्रपति जी के में वोट डाले। तो ये अप्रत्यक्ष है, मतलब बीच में और कोई है। ठीक है, बिचौलिया जो हमें देखने को मिलता है वो देखने को यहाँ पे मिल रहा है। तो विधायिकाएं जो होती हैं वो जनता द्वारा निर्वाचित होती है, जनता उनको चुनती है और जनता के प्रतिनिधि के रूप में कार्य करती है, जनता के एक रिप्रेजेंटेटिव के रूप में कार्य कर रही है कि भैया हम जनता के रिप्रेजेंटेटिव हैं, हम उनके प्रतिनिधि है। मतलब जनता के आधार पर जनता ने हमें सारी की सारी पावर्स दी है कि आप हमारी तरफ से फैसले लीजिए। और हम लोग ये चीज जानते हैं कि जहां लोकतंत्र है, लोकतंत्र की अनेक शाखाएं, लोकतंत्र की अनेक ब्रांचेज हैं। जब हम अनेक शाखाओं की तरफ लोकतंत्र की तरफ जाते हैं, उनको बंटवारा करते हैं, तो देखते हैं प्रत्यक्ष लोकतंत्र, अप्रत्यक्ष लोकतंत्र। अप्रत्यक्ष लोकतंत्र में प्रतिनिधित्व जो व्यवस्था है, ये सबसे इंपॉर्टेंट व्यवस्था, जो रिप्रेजेंटेटिव डेमोक्रेसी है, ये सबसे इंपॉर्टेंट है। यहां पर 10 लाख लोगों को एक व्यक्ति रिप्रेजेंट कर रहा है। ये एक व्यक्ति इन 10 लाख की समस्याएं भी बताएगा, इन 10 लाखों लोगों की अच्छाइयां, उनकी कमियां, उस एरिया में क्या दिक्कत है, सारी बातों को संसद में ले जाकर के पेश करेगा। तो विधायिकाएं जनता द्वारा निर्वाचित होती है और जनता के प्रतिनिधि के रूप में कार्य करती है। ठीक है, तो आपको क्या करना है, बिल्कुल क्लियर, एग्जैक्टली क्या करना है, क्लियर ही करना है। तो 10 लाख जो लोग हैं वो एक प्रतिनिधि को चुनते हैं और फिर वो प्रतिनिधि वहां जाकर के संसद में बैठता है, विधायिका में बैठता है, और विधायिका फिर देश के लिए कानून निर्माण करती है। जैसे कि ये भारत की जो संसद भवन है, पार्लियामेंट है, उसकी मैंने एक तस्वीर दिखाई है, आगे भी मैं आपको ऐसी तस्वीरें दिखाते रहूंगा। ठीक है, तो विधायिका का यहाँ पे बेसिक जो बात है वो क्लियर है। विधायिका जो शब्द है ना बच्चों, ये सभी के लिए, पूरी दुनिया के लिए। विधायिका मतलब जो लेजिस्लेचर है वो सभी के लिए। अब किसी देश की विधायिका को कुछ कहा जाता है, किसी देश की विधायिका को कुछ कहा जाता है। हम हमारे देश की विधायिका जो होती है, ठीक है, उसको हम लोग पार्लियामेंट या संसद कहते हैं। जैसे कि आप लोगों ने पहले की क्लासेस में पढ़ा होगा, जो रशिया की है उसे ड्यूमा कहा जाता है। ठीक है, चाइना वाले का तो नाम ही बहुत अजीबोगरीब नाम है। ठीक है, क्लास 9 में आप लोगों ने पढ़ा होगा। और जो
यूएसए की उसे कांग्रेस कहा जाता है, ठीक है। ब्रिटेन वाले भी पार्लियामेंट ही कहते हैं, उनके भी हाउस ऑफ लॉर्ड्स और हाउस ऑफ कॉमन्स है, ठीक है। उनकी जैसी व्यवस्था तो हमने जैसे अपनाई ही है, ओके। हमें संसद क्यों चाहिए? अब सवाल ये उठता है, सोचने वाली बात है कि हमें संसद क्यों चाहिए। सबसे बड़ा सवाल हमारे लिए ये है कि संसद क्यों चाहिए। देखिए बच्चों, जब अपन लोग चुनाव और प्रतिनिधित्व वाली व्यवस्था पढ़ रहे थे तब ये सवाल भी उठा था कि हमें पॉलिटिकल पार्टीज की जरूरत क्या है। हम अकेले व्यक्ति से भी तो चुनाव लड़ा सकते हैं, हमें राजनीतिक दलों की क्या जरूरत है? अगर राजनीतिक दल नहीं होंगे तो क्या देश का शासन नहीं हो सकता? हो सकता है, ऐसी बात नहीं है कि नहीं हो सकता, हो सकता है, परंतु हमें क्या समस्या जो है वो काफी सामना करनी पड़ेगी, काफी समस्या सामना करनी पड़ेगी। अब चलिए एक बात ये मान लेते हैं कि संसद नहीं हो, संसद नहीं है और ये कोई व्यक्ति है। अब ये व्यक्ति ये जितने भी जीत करके गए, मैंने क्या कहा, संसद वह स्थान है जहां पर देश के निर्वाचित नेता जाकर के बैठते हैं और देश के लिए कानून निर्माण करते हैं। तो अगर ये हम पहली बात तो फिर हम निर्वाचित ही ना करें। संसद ना होने का अर्थ है कि भैया आपके यहाँ पे कोई भी निर्वाचित संस्था ना हो, ठीक है। मतलब फिर क्या हो गया कि राजा हो जाएगा। अब राजा भी तो किन्हीं लोगों के साथ क्या उसका राज दरबार होता है, तो जैसा वहां राज दरबार था वो सारे डिस्कशन करता था, मीटिंग्स करता था, वैसे ही संसद है। तो देश को शासन चलाने के लिए, देश को आगे बढ़ाने के लिए, देश में विकास के कार्य करने के लिए आपको एक ऐसा स्थान तो चाहिए ना जहां बैठ करके आप मीटिंग कर सको कि हाँ भैया यहां बैठ करके मीटिंग करेंगे और अब जो भी डिसीजन यहां से होगा वो पूरे देश में लागू कर दिया जाएगा। तो वो मीटिंग वाला स्थान ही तो संसद है, वही तो स्थान संसद है। यहां पर बिल्कुल ऐसे लोगों को ऐसा थोड़ी छोड़ना है कि हाँ ठीक है कोई बात नहीं, जैसा सब करो ना करो, ना कोई सरकार, ना कोई राजा, ना कोई भी शासक नहीं है, कोई भी शासक नहीं है। हम बिल्कुल ऐसा खुला छोड़ दे व्यक्तियों को, क्या जो जिसके मन में आए जो करो। कोई किसी को थप्पड़ मारा मार दिया, बोलो कौन रोकने वाला कौन है भैया? रोकने वाला कौन है? बेरोजगारी हो रही है, मरो। कौन पॉलिसी बनाएगा? किसका मुर्दाबाद जिंदाबाद के नारे लगाओगे? कोई नहीं है। कौन सरकारी नौकरियों की बात तो फिर दुनिया में कोई होगी नहीं। तो एक ये सोचिए, आप कल्पना खुद बेसिक लेवल पे करिए कि मतलब क्या है कि अगर संसद ना हो, संसद जो कि निर्वाचित नेताओं के लिए एक स्थान है जहां पे बैठ करके वो खुली बहस कर सके कि हाँ ये सही है और ये गलत है, तो वही तो संसद है। तो इसकी आवश्यकता तो हमें साफ रूप से देखने को मिल रही है। विधायिका केवल कानून बनाने वाली संस्था नहीं है, पर एक बात हमेशा ध्यान रखिएगा, विधायिका सिर्फ और सिर्फ कानून बनाने का काम नहीं करती है। विधायिका विधेयक से विधि तक ले जाने का तो एक तरीका है ही, और उसके अलावा और भी वो अनेकों काम करती है। इसके अनेक महत्वपूर्ण कार्यों में से एक कानून बनाना भी एक कार्य है। तो देखिए, सिर्फ और सिर्फ कानून बनाना कार्य नहीं है, उसके अनेकों कार्य हैं, बहुत से कार्य हैं। जैसा कि फॉर एग्जाम्पल जब हम लोग 10th के डाउट ग्रुप्स लेते हैं या और है, मुझे कभी बार ऐसा महसूस होता है कि बच्चों को ऐसा लगता है कि यार सर करते क्या है, एक लेक्चर ही तो लेते हैं, एक क्लास ही तो लेते हैं, दिक्कत क्या आती है? क्यों कभी कभार इतना मतलब क्लास में 10-15 मिनट लेट आएंगे, 5-10 मिनट लेट आएंगे, कभी थोड़ा डाउट थोड़ा सा आधे घंटा ऊपर निकल जाता है, ध्यान नहीं देते। अरे भाई, हम एक ही क्लास अटेंड नहीं करते, हम एक ही क्लास नहीं लेते, ठीक है। हमारा क्लास लेना काम है, हमारे पर और भी काम है। मुख्य काम क्लास लेना, पर उसके पीछे और भी काम है। पीपीटी बनाना, उससे पहले पढ़ना, कभी निखिल सर, राहुल सर के साथ मीटिंग करना, कभी जो नॉन टीचिंग स्टाफ है अगर उनसे कोई बात करनी हो तो उनसे बात करना। हम भी मानुस है, हम भी इंसान है, हमें भी भूख लगती है, खाना खाते हैं, ठीक है। हमें भी मतलब और भी जो हमारे भी जीवन की पर्सनल लाइफ है, किसी से मिलना जुलना, ठीक है ना, ये सारे काम हमें भी करने होते हैं। पर बस बच्चे को तो ये लगता है सर क्या एक क्लास ले रहे हैं तो मैं अब भी भेजूंगा जवाब, और वो अब भी जवाब दे देंगे, ठीक है। या सर का वीडियो क्यों नहीं आया, डालो, अब भी डालो, ऐसा करो। तो ये मतलब थोड़ा सा ऐसा लगता है ना कि कोई काम ही नहीं है। तो विधायिका का भी यही सीन है, क्यों? उनके पास अनेकों कार्य हैं, उन कार्यों में से एक कार्य क्या है? कानून बनाना है। जैसे कि हमारे पास भी अनेकों कार्य हैं, उन कार्यों में से एक काम है आपके लिए वीडियो बनाना, रिकॉर्ड करना है, ओके। ये सभी लोकतांत्रिक राजनीतिक प्रक्रियाओं का केंद्र है। तो देखिए, लोकतंत्र में जनता सर्वोपरि है, जनता सबसे ऊपर है, और जनता ने जिन प्रतिनिधियों को चुना वो प्रतिनिधि वहां पर जाकर के बैठते हैं और वहां पर देश के लिए कानून का निर्माण कर रहे हैं। तो जितनी भी लोकतांत्रिक राजनीतिक प्रक्रियाएं, लोकतंत्र में जितनी भी राजनीतिक प्रक्रियाएं, कोई भी प्रोसेस है, उसका जो केंद्र बिंदु है, जो सेंट्रल पॉइंट है, वो विधायिका होती है। मतलब सारी की सारी कोई भी बात, कोई भी चीज कहां पर घूम फिर करके आएगी? संसद में घूम फिर करके आएगी। संसद से ना कुछ बाहर है, ना संसद के कुछ दूर है, संसद में ही होगा सब कुछ। जो भी डिसाइड होगा वो संसद में ही होगा। संसद में बहुत से दृश्य देखने को मिलते हैं। तो जब आप कभी है ना लोकसभा टीवी, ठीक है, या राज्यसभा टीवी, ये देखिएगा,
ठीक है, जब आप लोकसभा टीवी या राज्यसभा टीवी देखेंगे तो आपको बहुत से है ना दृश्य देखने को मिलेंगे, अलग अलग चीजें आपको देखने को मिलेंगी। जैसे कि सदन में बहस होती है, तो बहस का मतलब क्या होता है, डिबेट्स होती है। सरकार ये गलत कर रही है, कैसे कर रही है सरकार ये गलत, मतलब मैं ऐसा नहीं बोलता हूँ है ना, वो लोग करते हैं सरकार बहुत गलत कर रही है, सरकार को ऐसा नहीं करना चाहिए, ये नहीं करना चाहिए, वो नहीं करना चाहिए। फिर जो सरकार के पक्ष में, चुप हो जाओ तुम, बैठ जाओ तुमने क्या करा था जो हम पर उंगली उठाते हो, हमारी सरकार तो यही करेगी, हमारी सरकार को जनता ने बहुमत दिया है। हाँ तुम्हें दिया, पहली बार मिला है, पहली बार ही आए हो तुम लोग सदन में तो गजब की बहस चलती है, वो डिबेट्स आप देखा करो। ठीक है, बहिर्गमन का मतलब होता है बच्चों वॉकआउट। ठीक है, वॉकआउट का मतलब क्या होता है, वॉक करके बाहर निकल जाना। ठीक है ना, तो वॉक करके क्या है, बाहर निकल जाओ। मतलब आपको ऐसा लग रहा है कि नहीं यार सदन, ये दुनिया, ये महफिल मेरे काम की नहीं, तो चल पड़ो बाहर, चले जाओ। लग रहा है कि नहीं यार सदन में पता नहीं क्या चर्चा हो रही है और सरकार तो हमारी सुनी नहीं रही है, ये या कोई हमारे विपक्ष वाला नहीं सुन रहा है, तो चलो बाहर जाएंगे, बढ़िया बाहर जाके चाट पकौड़ी खाएंगे ठीक है, मतलब वॉकआउट कर जाते हैं, मतलब वो जो सदन में हो रहा है उस बात से खुश ना हो तो वो बाहर चले जाते हैं, इन पे आगे चर्चा करेंगे। विरोध करना, विरोध प्रदर्शन आप लोगों ने देखा होगा कभी कभार कि वो संसद में नीचे स्पीकर के आगे जाकर के बैठ जाते हैं, ऐसे नारे लगाएंगे, हल्ला मचाएंगे, इस प्रकार की चीजें करें, तो वो विरोध प्रदर्शन भी वहां देखने को मिलता है। सर्वसम्मति, कभी कभार आपको सब एक तरीके से, कुछ बिल कुछ कानून ऐसे आते हैं जहाँ पे सब एक तरीके से सहमत होते हैं, सबकी सहमति मिलती है। सरोकार और सहयोग, ठीक है, कुछ मुद्दों पर आपको कुछ लोगों का कंसर्न देखने को मिलेगा। सरोकार का मतलब होता है कंसर्न, होता है एक तरीके से आप कह सकते हैं कि चिंता वाला, तो प्लीज थोड़ा सा इस पर सरकार ध्यान दे, ये कंसर्न का मुद्दा है, ये इस पे थोड़ा सा सरकार को ध्यान देना चाहिए। और सहयोग भी देखने को मिलेगा। ठीक है, सहयोग भी आपको देखने को ही मिलता है। ठीक है, चाहे अब कोई भी नेता हो, कोई सी भी पार्टी का हो, एक दूसरे को सपोर्ट कोऑपरेट तो करते ही, और जब कुछ बहुत ही सेंसिटिव मुद्दों के बिल आते हैं तब वो सहयोग कोऑपरेशन भी दिखाते हैं कि हाँ ये बिल तो पास होना ही चाहिए। और जैसा कि मैंने आपको लास्ट चैप्टर में बताया था कि जब लोकसभा बनती है, मतलब चुनाव के बाद, लोकसभा के चुनाव के बाद जो नई लोकसभा आती है जीत करके, उसका पहला सत्र उसको राष्ट्रपति जी संबोधित करेंगे, और जो हर साल का जो पहला सत्र होता है बजट सत्र, उनको राष्ट्रपति जी संबोधित करते हैं। तो अब वहां पे भी जब राष्ट्रपति जी संबोधित करते हैं तो सब सुनते हैं, सब सहयोग बनाए हुए राष्ट्रपति जी का, हाँ बोलिए सर, मैम बोलते रहिए, बोलते बहुत बढ़िया मैम, बहुत बढ़िया, बहुत बढ़िया, अच्छा बोल रहे, बहुत अच्छा बोल रहे हैं सर। ठीक है ना, और फिर राष्ट्रपति जी के संबोधन के बाद, ठीक है, सभी लोग अपनी प्रक्रिया, अपना विचार जो है वो रखते हैं, कि प्रतिक्रियाएं रखते हैं कि सर ने, मैम ने जो बात रखी बहुत अच्छी रखी, हम इस प्रकार से इस सत्र में काम करेंगे, ये करेंगे। तो सहयोग भी आपको सदन में देखने को मिलेगा। ऐसा हमेशा ऐसा नहीं है कि लड़ाई ही झगड़ा ही होता है, और ऐसा नहीं है कि ये भारत के सदन की है, हर जगह ऐसा है। कहीं कहीं माइक तोड़ करके फेंक देते हैं, ये डेशो, फिर वो उधर से ये खेला, ये बल्ला, ये गिल्ला, ठीक है ना, इस प्रकार से चलता रहता है। तो आदि इसे अत्यंत जीवंत रखते हैं। ठीक है, तो इन्हीं से क्या है, ये जीवंत रहता है। जीवंत का मतलब लिविंग है वो। ठीक है, लिविंग है ना भाई। आज मैं आपसे बातचीत कर रहा हूं, मैं बोल रहा हूं, मैं चल रहा हूं, मैं घूम रहा हूं, मैं खाना खा रहा हूं, तभी तो पता है ना कि मैं जिंदा हूं। तभी तो मुझे लगेगा ना कि मैं जिंदा हूं, या दूसरों को भी लगेगा मैं जिंदा हूं। तो ये जब इतनी गतिविधियां होती है ना, तो ये लगता है हाँ हाँ कुछ है भैया कुछ लिविंग है। मतलब मसाले वाली बातें आ रही, अरे वाह लड़ाई हो गई, आज तो 2 सांसद भिड़ पड़े, ठीक है, 2 विधायक भिड़ पड़े, आज उस देश में 2 सांसदों की हुई लड़ाई, ठीक है, ऐसी खबरें घर बैठे सुनते तो थोड़ा सा इंटरेस्ट, अरे यार क्यों लड़े, क्या कारण हुआ। देखिए वैसे लड़ना झगड़ना सांसदों का या विधायकों का हमारे देश में, किसी भी देश में अच्छी बात नहीं है। शांतिपूर्वक बैठ कर करके सर्वसम्मति से फैसले ले लेने चाहिए। जैसा कि मैं आपको संविधान सभा की बात बताता हूँ, कॉन्स्टिट्यूशन असेंबली की। कॉन्स्टिट्यूशन असेंबली ने एक बहुत बेहतरीन बात करी थी। बेहतरीन बात उन लोगों ने ये करी कि हम लोग किसी भी मुद्दों पर है ना वोटिंग नहीं कराएंगे। कुछ कुछ पे होगी तो होगी नहीं, बाकी हम कोशिश ये करेंगे कि हम वोटिंग ना कराएं। तो बोले फिर क्या करवाना चाहिए, तो बोले देखिए किसी भी, जब कोई भी प्रस्ताव रखा जाएगा, जब कोई भी प्रपोजल रखा जाएगा, तो उसके 2 ही रास्ते हो सकते हैं। या तो उस प्रपोजल के आप सपोर्ट में हो, या आप अगेंस्ट में हो। ठीक है ना। अब अगर हम लोगों ने क्या करा कि सपोर्ट और अगेंस्ट में वोट करवा लिया, मतलब हाथ खड़े करवा दिए, हाँ भाई कितने सपोर्ट में, बोले हम सारे सपोर्ट में, बोले भाई कितने अगेंस्ट में, बोले हम अगेंस्ट में। फिर काउंटिंग करे और पता लगाया जैसे कि भाई टोटल जितने भी 299 है, 199 सपोर्ट में और 100 अगेंस्ट में है। ठीक है ना। तो अब ऐसा पता चला, तो अब वो जो अगेंस्ट वाले, अरे रुको रुको अगली बार देखेंगे तुम्हें, मतलब थोड़ा सा झगड़ा वाली सी फीलिंग हमें देखने को मिलेगी। क्योंकि अगर हम सब साथ बैठे हैं तो कहीं ना कहीं
हम सबकी सर्वसम्मति होनी चाहिए, हम सब एक मुद्दों पे क्या हो, एग्री हो, तभी वो बात सही है, नहीं तो नहीं गलत है। नहीं तो क्या होगा, ऐसे वोटिंग करवा ली। अब देखिए ये खटास तो मन में ऑफकोर्स से बात आएगी, भाई आज अपन 10 लोग बैठे हैं, मैं किसी चीज पे हाँ बोल रहा हूँ, हाँ 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 ठीक है, मेरे साथ 6 लोग 5 लोगों ने और हाँ बोली 6, ठीक है, अब तुम 4, हाँ रुको इस बार तो बोल लो, बहुत यूनिटी दिखा रहे हो, अगले मुद्दे पे देखेंगे कैसे हाँ बोलते हो, मनीष का बहुत साथ दे रहे हो तुम, ऐसा बता, है ना। तो वो थोड़ा सा क्या है कि कॉन्फ्लिक्ट वाली सी बात हो जाती है, झगड़े वाली बात हो जाती है। संविधान सभा ने क्या करा, संविधान सभा ने बोला हम वोटिंग ना कराएं, पक्ष विपक्ष जो है ठीक है, हम एक बीच का रास्ता निकालें। पक्ष जो उस चीज को कह रहे हैं कि हाँ बेहतरीन है, बहुत बढ़िया, पर जो उसके अगेंस्ट में उनसे पूछें कि हम ये और क्या सुधार कर सकते हैं, और आप बताइए कि क्या बेहतर हो सकता है, ठीक है, और क्या इंप्रूव हो सकता है, ठीक है। अगर हम कुछ इंप्रूव कर सके तो वो इंप्रूव करेंगे। जब ऐसे सवाल संविधान सभा में भी उठे कि भैया हमें और इसमें बेहतर हो सकता है, तो डॉक्टर अम्बेडकर कहते हैं कि हम सभी बैठे हुए, अगर और कुछ हो सकता है तो आप उसके विचार अपने रखिए। तो ये विचार जो रखने वाली बात है ना, वो विचार रखने चाहिए, और चाहे सरकारें हों, किसी भी पार्टी की हों, विपक्ष के विचारों को भी उतना ही मूल्य देना चाहिए जितने कि सरकार के विचारों को दिया जाता है, ठीक है। तो सभी के विचार सुने जाए, ये सपोर्ट अगेंस्ट वाला जो मामला है ना, ये थोड़ा सा क्या खराब हो जाता है। तो इसीलिए मैं ये कहता हूं कि सदन में किसी भी सांसद का लड़ना झगड़ना ये थोड़ा सा ठीक नहीं है। आराम से शांतिपूर्ण तरीके से बैठ करके अपने जो बिल से उन पर बात करें, उनको समझे एग्जैक्टली। अगर वो देश के हित में है तो आप चाहे सरकार के पक्ष में है या विपक्ष में, आप उस बिल को सपोर्ट करिए कि हाँ भैया बिल्कुल सही है। और अगर आप उसके अगेंस्ट में हो, अगर वो सच में देश के खिलाफ है, तो आप चाहे उस पार्टी जिसकी सरकार बनी उसके पक्ष में क्यों ना हो, पर आप उस बिल के खिलाफ जाइए, बोले नहीं चीज़ गलत है। पहले बिल को पढ़ना, विधेयक को पढ़ना, ये सबसे बहुत जरूरी है। मुझसे 2-3 बार जब बीच में कृषि कानून भी आए थे, एग्रीकल्चर लॉज आए, ठीक है ना, एक तो ऐसे इश्यूज हुए जब मुझसे किसी ने कहा था कि आप क्या सोचते हैं कि सरकार सही काम कर रही है या गलत, तो मैंने यही बात कही थी, देखो मैं ना बेतुका बयान नहीं दूंगा, मैंने सच कहूँ मैंने कानून को पढ़ा ही नहीं है कि एक्चुअल में कानून है क्या, विधेयक में लिखा क्या है सरकार ने, वो मैंने पढ़ा नहीं है। और बिना पढ़े मैं अपना ज्ञान दे दूं सिर्फ और सिर्फ विचारधारा के आधार पर कि नहीं मैं इस पार्टी को समर्थन करता हूँ, इसके विपक्ष में हूँ, तो वो सबसे बड़ी बेतुकी बात होगी, ठीक है ना। तो आप भी एक पॉलिटिकल साइंस के स्टूडेंट होने के नाते, आप भी एक आर्ट्स स्ट्रीम में होने के नाते, जब तक अगर आप किसी चीज़ को ना पढ़ लो, ना जान लो ना, तब तक उस पर प्रतिक्रिया रखना बेकार बात है। जैसा कि भगवान बुद्ध कहा करते थे कि स्वयं का दीपक स्वयं बनो, किसी पर विश्वास मत करो। आप मुझ पर, मतलब मैं मनीष कह रहा हूं, मुझ पर इसलिए विश्वास मत करो कि भाई सर कह रहे हैं, आप अपने माता पिता पे इसलिए विश्वास मत करो कि माता पिता कह रहे हैं, आप गुरुओं पे किसी बड़े पे इसलिए विश्वास मत करो बड़े कह रहे हैं। आप खुद सोचो, खुद उस पर मंथन करो, खुद विचार करो कि ये चीज सही है या गलत है। और जो सही से मंथन विचार जो कर लेता है वही ज्ञानी कहलाता है। अगर वो सही है तो उसको मानिए, और जो गलत है तो उसको छोड़ दीजिए, उसको त्याग दीजिए। ओके, तो यहाँ पर जब तक आप किसी भी बिल को, किसी भी कानून को ना पढ़ ले, बेतुके बयान कभी भी ना दे, कभी भी बेतुके बयान ना दे। हर चीज को पढ़े, समझे और हिस्टोरिकल बैकग्राउंड उन चीजों का जाने। जो उसके विपक्ष में आंदोलन कर रहे हैं उनकी भी भावनाएं, उनकी भी समझ को समझने की कोशिश करें कि वो क्या कहना चाहते हैं, उनकी समस्याएं क्या है। और अगर सच में वो समस्या हमें बिल में नजर नहीं आ रही तो हमें उन लोगों को समझाना ही चाहिए। ओके, तो अत्यंत जीवंत रखते हैं, ये सभी बहुत ही महत्वपूर्ण उद्देश्यों को पूरा करते हैं। दरअसल वास्तविक प्रतिनिधित्व वाली कुशल और प्रभावी विधायिका के बिना सच्चे लोकतंत्र की कल्पना नहीं की जा सकती। अगर हम वास्तविक प्रतिनिधित्व वाली कुशल और प्रभावी विधायिका के बिना, देखिए वास्तविक प्रतिनिधित्व, हमने प्रतिनिधित्व कराया, ठीक है भाई, 10 लाख लोग एक सांसद को चुन रहे हैं, तो ये कुशल जो एक्सपर्ट हो और प्रभावी हो, ठीक है, ऐसी मतलब एक्सपर्ट और जो जिसका प्रभाव हो, जो सही से काम कर, ऐसी विधायिका के बिना हम सच्चे लोकतंत्र की कल्पना भी नहीं कर सकते। क्योंकि विधायिका बहुत से काम कर रही है, अगर विधायिका संसद नहीं होगी तो वो काम करेगा कौन, और जब वो काम हो गई नहीं, भैया लोकतंत्र में का अर्थ क्या है कि जनता की इच्छाएं, जनता की व्यवस्था है, और जनता अपनी इच्छाएं, अपनी अपेक्षाएं उन नेताओं के द्वारा पूरी कर रही है जिनको वो चुन करके भेज रही है। अब जब आप संसद ही नहीं रखोगे, संसद का मतलब आप नेता चुन ही नहीं रहो, तो फिर लोकतंत्र कैसा। तो कहीं ना कहीं विधायिकाएं, संसद क्या है, लोकतंत्र की बेस है, आधार है। अगर ये नहीं होगी तो लोकतंत्र ही नहीं होगा। विधायिका जनप्रतिनिधियों का जनता के प्रति उत्तरदायित्व सुनिश्चित करती है। तो विधायिका क्या करती है, जनप्रतिनिधियों, जनप्रतिनिधियों का मतलब जन का मतलब जनता, जन का मतलब क्या है, जनता, और जनता के जो प्रतिनिधि, जनता के जो रिप्रेजेंटेटिव्स है, और ये जनता के रिप्रेजेंटेटिव्स कौन है, जो कि निर्वाचित है, जो चुन करके गए हैं,
जो निर्वाचित है, जनप्रतिनिधियों का जनता के प्रति उत्तरदायी सुनिश्चित करती है, रेस्पॉन्सिबिलिटी अकाउंटेबिलिटी सुनिश्चित करती है। ये विधायिका सभी प्रतिनिधियों को, अच्छा भाई हाँ आपके एरिया में ये काम हुआ था, हर एक एक प्रतिनिधि से पूछा जाता है। जब कोई बिल आता है तो वो अपनी राय रखता है, अपने विचार रखता है। और आप भी चाहे तो कभी भी आप अपने प्रतिनिधि से सवाल पूछ सकते हैं, आप उनसे मिल सकते हैं। वैसे इतना आसान होता नहीं, पर आपके पास पूरा अधिकार है कि आप उनसे सारी जानकारी ले पाए। तो उत्तरदायित्व सुनिश्चित करती है। ये वास्तव में प्रातिनिधिक लोकतंत्र का आधार है। जो प्रातिनिधिक लोकतंत्र है, ये प्रातिनिधिक लोकतंत्र क्या है? देखो, हमने लोकतंत्र की बात करी थी। लोकतंत्र दो प्रकार का होता है, प्रत्यक्ष और अप्रत्यक्ष। दो प्रकार का लोकतंत्र है, ठीक है। प्रत्यक्ष वाला अपन लोग पहले पढ़ चुके हैं, उसको छोड़िए एक बार, अपन अभी चर्चा नहीं करेंगे। अप्रत्यक्ष का मतलब क्या होता है कि जनता कुछ नेताओं को चुन लेगी और फिर वो नेता देश का शासन चलाएंगे, देश को आगे बढ़ाएंगे। तो इन जनता ने नेताओं को चुना और नेता क्या कर रहे हैं? देश का शासन चला रहे हैं। तो अब ये जो अप्रत्यक्ष जो विधि चल रही है, जिसमें जनता इनडायरेक्टली काम कर रही है, तो उसमें प्रातिनिधिक लोकतंत्र में का आधार है। अब यहां पर इन लोगों को चुना है, तो ये चुना कहां जाकर के बैठेंगे, कहां ये डिस्कस करेंगे मुद्दों को, कहां पर ये इश्यूज उठाएंगे? तो उसके लिए संसद क्या हो गई? आधार बन गई। संसद क्या बन गई? बेस बन गई। तो अगर पूछ लिया जाता है कि संसद की क्यों आवश्यकता है, तो एक ये भी पॉइंट लिख सकते हैं कि जो प्रातिनिधिक लोकतंत्र है, और इसको हम लोग क्या बोल रहे हैं जो अप्रत्यक्ष लोकतंत्र है उसको प्रातिनिधिक लोकतंत्र या प्रतिनिधित्वात्मक लोकतंत्र कहते हैं। इसके बावजूद अधिकांश लोकतंत्रों में कार्यपालिका के मुकाबले विधायिका अपना महत्व खोती जा रही है। अब हम अधिकांश लोकतंत्रों में देखें तो कार्यपालिका के मुकाबले अब कार्यपालिका ज्यादा मजबूत हो रही है और विधायिका कम मजबूत हो रही है। यही आप देखो, जो अध्यक्षात्मक शासन व्यवस्था हम लोग जब बात करते हैं, राष्ट्रपति शासन जो व्यवस्था होती है या अध्यक्षात्मक जो शासन व्यवस्था है, उस शासन व्यवस्था में जो ज्यादा पावरफुल है वो कार्यपालिका पावरफुल है। राष्ट्रपति ज्यादा पावरफुल है, संसद वहां की कम पावरफुल होती है। भारत में भी मंत्रिमंडल नीति निर्माण की पहल करता है और शासन का एजेंडा तय करता है और उसे लागू करता है। भारत में भी क्या है, सबसे पहले नीति कौन तय करेगा? मंत्रिमंडल तय करेगा। यह मंत्रिमंडल क्या है? ये कार्यपालिका है। तो मंत्रिमंडल क्या है? कार्यपालिका बच्चों। तो ये नीति निर्माण की पहल स्टार्टिंग यही करता है कि ये बिल बना लिया है, अब इसको कानून बनवाना है संसद से। तो स्टार्टिंग भारत में भी मंत्रिमंडल कार्यपालिका ही करता है। इससे कुछ आलोचकों को यह कहने का मौका मिल गया है कि संसद का ह्रास हो गया है। मतलब अब कुछ जो आलोचक है, जो भारतीय व्यवस्थाओं की थोड़ा सा बुराई करते हैं, खिलाफ जाते हैं, तो वो कहते हैं कि भारत में भी तो मंत्रिमंडल ही सब कुछ डिसाइड कर रहा है, पहले तो ऑलरेडी स्टार्टिंग तो वही कर रहा है। तो इससे जो भारत की संसद है उनकी पावर्स में भी गिरावट आ गई है, उनका भी ह्रास हो चुका है, वो भी खत्म हो चुकी है। अब कार्यपालिका मजबूत हो गई है भारत में। लेकिन अत्यंत शक्तिशाली मंत्रिमंडल को भी विधायिका में बहुमत की आवश्यकता होती है। तो जो अत्यंत शक्तिशाली मंत्रिमंडल होता है, अब ये जो मंत्रिमंडल है ये क्यों बना हुआ है? मुझे बताइए। क्योंकि उन लोगों को बहुमत मिला हुआ है, उनको बहुमत मिला हुआ। तो बहुमत का मतलब क्या है? संसद का आपको 50% से ज्यादा लोग आपके सपोर्ट में। भैया प्रधानमंत्री, ये मंत्रिमंडल किसके पीछे है? प्रधानमंत्री के पीछे। और प्रधानमंत्री किसके पीछे? बहुमत के पीछे। अगर उनको बहुमत नहीं मिलेगा तो वो प्रधानमंत्री हट जाएगा। तो चाहे कितना भी शक्तिशाली कोई पार्टी हो, शक्तिशाली नेता हो, शक्तिशाली मंत्री हो, उसको भी विधायिका में बहुमत की आवश्यकता होती है। एक सशक्त नेता को भी संसद का सामना करना पड़ता है और संसद को अपने जवाबों से संतुष्ट करना पड़ता है। चाहे कितना ही मजबूत नेता हो, सशक्त नेता क्यों ना हो, उसको भी संसद का सामना करना पड़ता है। प्रधानमंत्री हो, मंत्री हो, कोई भी हो, उसको संसद में जाकर के बोलना होगा। संसद में जो लोग सवाल पूछ रहे हैं, जो जनता के प्रतिनिधि सवाल पूछ रहे हैं, उनका जवाब देना होगा और जनता को संतुष्ट करना होगा कि हाँ, ये बात जो बोली है इस बार प्रधानमंत्री जी ने या मंत्री जी ने, वो बिल्कुल सत्य और सही बोली है। यह हमें संसद की लोकतांत्रिक क्षमता का एहसास कराता है। तो ये जो संसद की लोकतांत्रिक क्षमता है, ठीक है, ये आप देखिए डेमोक्रेटिक पावर है उनकी, किसकी? कि हमारी संसद की। वो हमें महसूस हो जाती है कि अगर विधायिका से ही कार्यपालिका चल रही है, विधायिका ही डिसाइड कर रही है कि कार्यपालिका किस प्रकार से काम करे, और अविश्वास प्रस्ताव लाकर के कार्यपालिका को हटाया भी जा सकता है। ये भी मैं लास्ट के चैप्टर में डिस्कस कर चुका हूं। यह वाद विवाद का सबसे लोकतांत्रिक और खुला मंच है। वाद विवाद मतलब डिबेट करना कि भाई ये मुद्दा सही है, ये गलत है, इस कानून में ये बात सही जोड़ी गई, इस कानून में ये बात जो जोड़ी गई वो गलत जोड़ी गई। तो सही और जो गलत वाली फीलिंग वाला जो डिबेट चलती है, ठीक है, वो डिबेट के लिए लोकतांत्रिक और खुला मंच है। लोकतांत्रिक का मतलब क्या है? डेमोक्रेटिक है, ठीक है। कोई ऐसा नहीं कि कोई गलत तरीके से वहां कोई व्यक्ति पहुंच जाएगा या कोई कुछ भी जाकर के कुछ बोल सकता है, खुद के कुछ रूल्स रेगुलेशन है, ठीक है। और ओपन
ओपन प्लेटफॉर्म कैसे है? जनता में से कोई भी व्यक्ति संसद में पहुंच सकता है, कोई भी सांसद बन सकता है, और जनता के प्रतिनिधि तो कोई भी वहां जाते हैं और वो ओपन डिबेट करते हैं। आप पार्लियामेंट में आपको जो बोलना है आप वो बोल सकते हैं। आप बताइए कि ये सही है, ये गलत है, आपके लिए बिल्कुल खुला मंच है। अपनी संरचनात्मक विशेषता के कारण ये सरकार के अन्य सभी अंगों में सबसे ज्यादा प्रतिनिधित्व है। तो सरकार के जो अंग है वो कौन कौन से होते हैं बच्चों? विधायिका, कार्यपालिका और तीसरा न्यायपालिका। ये तीनों क्या है? सरकार के अंग हैं। तो सबसे ज्यादा अगर प्रतिनिधिक है, प्रतिनिधिक का मतलब रिप्रेजेंटेटिव करने वाला, जनता का प्रतिनिधित्व कर रहा है, तो वो संसद ही है, वो विधायक ही। भाई कार्यपालिका में सारे के सारे तो मिनिस्टर्स बनते नहीं है, कुछ ही बनते हैं, तो मतलब वो कुछ का ही क्या कर रहे हैं? प्रतिनिधित्व, पर वो सबका ही प्रतिनिधित्व कर रहे हैं, पर सब तो नहीं पहुंच पाए ना कार्यपालिका। न्यायपालिका में कौन सा हम चुनकर के भेजते हैं, तो सबसे ज्यादा अगर प्रतिनिधिक है तो वो यही संस्था है। इसके पास सरकार कार्यपालिका का चयन करने और उसे बर्खास्त करने की भी शक्ति है। तो सरकार कार्यपालिका का चयन करने, सरकार और कार्यपालिका का चयन करने का अर्थ क्या हुआ कि भैया मैंने क्या बताया था कि बीजेपी ने 2019 में 303 सीटें जीती, तो इन 303 सीटों में इन लोगों ने पहले ये तय तो करा ना कि हाँ भैया ये प्रधानमंत्री बनेंगे, तो ये कौन है? संसद के तो भाग है, विधायिका के तो भाग है, तो यही तो तय कर रहे हैं कि कार्यपालिका बनेगी कैसे। और अविश्वास प्रस्ताव के द्वारा इनके द्वारा बर्खास्त भी कर सकते हो, सरकार को हटा भी सकते हो। कल को लगे कि नहीं भैया अब हमें पीएम सही काम नहीं कर रहा है तो हमें हटा भी देंगे। तो विधायिका ही क्या करी? सरकार का चयन भी करती है, उनको बर्खास्त भी करती है। ओके, तो आज के लिए अपना इतना ही। आपको कोई भी परेशानी हो, कोई भी समस्या हो, आप कमेंट बॉक्स में मेंशन करिएगा। और पढ़ते रहिए, आगे बढ़ते रहिए, और ज्यादा से ज्यादा लाइक शेयर सब्सक्राइब कर दीजिए, आग लगा दीजिए। ठीक है, और मिलते हैं नेक्स्ट लेक्चर में। तब तक के लिए थैंक यू सो मच। जय हिंद, जय भारत।